Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business organization, one short video, एक नज़र में सब कवर, जिस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स में जो मैंने सर्च आउट किया जो आपकी आ रहे हैं वो ये आ रहा है कि बिजनेस यूनिट का जो साइज है, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट ऑफ फैक्टर्स हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं कवर किया गया है। तो इस वीडियो में उसको मैं कवर अप करूंगी और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम यहाँ पे देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक ओवरव्यू ये है कि अगर आपने मुझे ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम पे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं @study with निहारिका तिवारी, फेसबुक आईडी और ये सारी चीज़ें दी है। और कॉमर्स ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप SWNT कैपिटल में, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको नोट्स मिल पाए। और लिंक है डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, जहाँ पे आपको मेरा वेबसाइट के कंटेंट जो है वो यही जो पढ़ा रही हूँ वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या कवर अप करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो में हमें कवर अप करना है दो टॉपिक। पहला है आपका चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आप कौन सी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे। मतलब आपको सोल करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए, कंपनी करनी चाहिए, तो वो कैसे आप चूज करेंगे, उसकी मीनिंग क्या है और उसके फैक्टर जो है वो हम समझेंगे। और जो आपका ये टॉपिक था साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, इसकी मीनिंग, इसके मेजर्स और इसके फैक्टर्स जो है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, चॉइस वाला और एक साइज वाला, ये हम यहाँ कवर अप करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने पढ़ा था इससे पहले, जो आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा वन शॉट वाली वीडियोस में, कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े कि सोल ट्रेडरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहिए, मतलब आपको सोल प्रोपराइटर पे जाना चाहिए या पार्टनरशिप करनी चाहिए या कंपनी करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपका आता है। तो इससे रिलेटेड है कि कैसे आप करेंगे और क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आफ्टर स्टडिंग वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज एविडेंट दैट ईच हैज सर्टेन एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। जैसे कि हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े, तो हमने देखा कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज। जैसे सोल ट्रेडर में हमने देखा कि एक ही पर्सन है जो सब कुछ हैंडल कर रहा है, तो ज़्यादा कैपिटल नहीं ला सकता, ज़्यादा मतलब स्किल्स नहीं होंगी मैनेजमेंट की, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर एडवांटेज देखा कि उसको सिक्रेसी है और सारा प्रॉफिट उसको मिल रहा है। इसी तरीके से पार्टनरशिप, कंपनी, सब में हम लोगों ने कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज देखी थी। तो क्या आप चीज़ों को दिमाग में रखेंगे कि आप एक अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सिलेक्ट करें अपनी चीज़ों को देखते हुए, वो होता है इसका मीनिंग जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक आता है पेपर में, तो आप ब्रीफ क्या लिख सकते हो कि बेसिकली है किस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इज कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको कौन कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म चूज करना चाहिए, तो उसे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि पहला जो फैक्टर हम देख सकते हैं वो हम देख सकते हैं कि कॉस्ट कैसी है और ईज किस में है आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने में। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मतलब कि आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा कॉस्ट नहीं बियर करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में, मुझे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेट करनी जहाँ पे मेरा कम पैसा लगे और ईजिली वो सेटअप हो जाए। तो आप, ये एक फैक्टर है जो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव वे ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये हमें भी पता है कि जो सोल ट्रेडरशिप है वो इनएक्सपेंसिव वे, आपको नॉर्मली आपको अपनी थोड़ी बहुत कैपिटल लगानी है। जैसे कि आप सोल ट्रेडरशिप, जैसे कि कोई भी बिजनेस हो सकता है, ठेले भी लगाना है तो आप अकेले ओनर है, आप सेटअप कर सकते हैं, ठेला ले आए और सामान रख दी और बेच रहे हैं, चाय का स्टॉल लगा लिया, तो मिनिमम कॉस्ट जो है वो चाहिए आपको और ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी आपको पूरी नहीं करनी पड़ती हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में वही क्या है, यहाँ पे भी कुछ लेस लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू योर कंपनी में तो हमने लोगों ने देखा था कि बहुत सारी फॉर्मेलिटी आपको फॉलोअप करनी होती है, तो लेस लीगल फॉर्मेलिटी है और लोअर कॉस्ट इसमें भी है आपकी पार्टनरशिप में भी, तो इसको भी हम देख सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रजिस्ट्रेशन का एक बवाल है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। पार्टनरशिप में भी आपके पास चॉइस है, कराना चाहे तो करा ले अपने बेनिफिट के लिए, अदरवाइज इट्स द ऑप्शन। तो लेस लीगल फॉर्मेलिटीज उस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं। और कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कम है, अगर आप छोटा मोटा 2 लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन कंपनी में जहाँ पे आपको लेंदी लीगल प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे और कॉस्ट भी जो है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो वो आपके लिए क्या है, एक डिफ़िकल्ट हो सकता है सेटअप करने। लेकिन अगर आपके पास कॉस्ट और ये सारी चीज़ें हैं तो आप फिर कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म अप कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इनिशियल कॉस्ट देयरफॉर सोल ट्रेडरशिप इज प्रेफर्ड फॉर्म एट
एज इट इन्वॉल्व लीस्ट एक्सपेंडिचर। सो अगर हम इनिशियल कॉस्ट और ईज के अकॉर्डिंग देखें तो सोल ट्रेडरशिप आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है, और कंपनी इसके अपोजिट में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो ये एक फैक्टर देखा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी डिसाइड करता है कि हमने देखा था कि सोल ट्रेडरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। कोई भी लॉस हुआ तो आपको घर भी बेचना पड़ जाए तो आप बेचेंगे। पार्टनरशिप में भी सेम था, ठीक है, कि लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहां पे मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ना हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है कि सोल ट्रेडरशिप पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, आपके पर्सनल एसेट भी जा सकते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी चाहते हैं तो आप ये वाला जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जा सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में आप देख रहे हैं कि लाइबिलिटी इज लिमिटेड एंड क्रेडिटर कैन फोर्स पेमेंट ऑफ देयर क्लेम ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कंपनी एसेट, ठीक है। तो अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी जो है वो ज़्यादा सुटेबल होगी, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी क्या होती है, आपकी लिमिटेड होती है। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका लाइबिलिटी। नेक्स्ट आएगा आपका कंटिन्यूटी। अब हमने देखा था कि सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप जो है, अगर ओनर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो ये बंद हो जाते हैं। लेकिन जो कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये बंद नहीं होते हैं। अगर ओनर या किसी की डेथ हो भी गई पार्टनर की, या जिसमें जो मेंबर्स हैं उससे भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आप एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म में चलता रहे, बंद ही ना हो, तो आपके लिए कंपनी फॉर्म ज़्यादा सुटेबल है। और शॉर्ट टर्म वेंचर चाहिए तो आप पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखने हैं पॉइंट्स कि आप पहले फैक्टर लाओ, दिमाग में सोचो कि इन चीज़ों से किस में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपको। नेचर ऑफ बिजनेस, कि आप कैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सोल ट्रेडर चूज करना चाहिए या पार्टनरशिप। अगर आप डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट चाहते हैं कस्टमर के साथ, कि आप डायरेक्ट इंगेज हो पर्सनल कस्टमर से, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप चूज कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आपको सेटअप करनी है, व्हेन डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है, अगर आपको मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल कॉन्टैक्ट हो, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी कॉस्मेटिक की शॉप है जहाँ पे, तो वो सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर से इंगेज हो सकते हैं। लेकिन कंपनी में कंपनी का ओनर हम सबसे डायरेक्टली आके मिलता नहीं है, हमें प्रोडक्ट बेचता नहीं है, वहाँ पे उसके वर्कर्स जो हैं वो डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है इन केस ऑफ प्रोफेशनल नेचर। अगर प्रोफेशनल नेचर चाहते हैं तो पार्टनरशिप इज मोर सुटेबल, ठीक है। तो इस तरीके से है कि अगर आप पर्सनल नेचर पे जाते हैं तो आप पार्टनरशिप करिए। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जाते हैं जहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है, तो आप कंपनी चूज करिए। और प्रोफेशनल नेचर अगर आपको चाहिए तो आप पार्टनरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन है डिग्री ऑफ कंट्रोल, कितना कंट्रोल चाहते हैं। आपको पता है पार्टनरशिप में पूरा कंट्रोल जो है वो ओनर के पास होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए कि सारा डिसीजन आप लो, डायरेक्ट कंट्रोल हो, तो आप प्रोप्राइटरशिप चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका है कि आप शेयर कर सकते हैं जो पावर है या डिसीजन है, तो आप पार्टनरशिप को चूज करिए, ठीक है। The added advantage in case of company form of organization is that complete separation of ownership and management and its professional who are appointed to independently manage the affair of the company। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है बिल्कुल सेपरेशन रखिए ओनरशिप और मैनेजमेंट का, द मैनेजमेंट ओनरशिप में दोनों में अंतर होना चाहिए, तो आप कंपनी को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी था कि सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में जो मैनेजमेंट ओनरशिप होती है वो आपस में इंटर रिलेटेड होती है। मैनेजर ही ओनर होता है, ओनर ही मैनेजर होता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट के लिए आप अलग हायर कर सकते हैं बाहर के प्रोफेशनल्स को, ओनर कोई और हो सकता है। तो अगर आप इस तरीके से सेपरेशन चाहते हैं कंट्रोल में, तो आप कंपनी चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी भी बताता है कि आप किस तरीके का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहिए। अ सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव एक्सपर्टाइज इन ऑल द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। हमको भी पता था, हमने लिमिटेशन में देखा था सोल ट्रेडर में कि एक ही इंसान के पास सारी स्किल्स नहीं होती है कि वो सारी फील्ड में एक्सपर्ट हो मैनेजमेंट के। तो अगर आप चाहते हैं कि आप को चल रहा है कि अगर नहीं भी है फील्ड में मैनेज मतलब एक्सपर्ट हो भी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप चूज कर सकते हैं प्रोप्राइटरशिप। लेकिन पार्टनरशिप और कंपनी आपको चूज करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग फील्ड में हमारे पास एक्सपर्ट हो और हम उनके थ्रू अपनी जो कंपनी है वो रन करें, ठीक है। Further, if organization operation are complex in nature and require professional management, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर अल्टरनेटिव। और अगर आपको लग रहा है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन है वो कॉम्प्लेक्स है
और उसमें प्रोफेशनलिज्म मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो आप कंपनी को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लिमिटेड स्किल के साथ बिजनेस रन कर सकते हैं तो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जो है वो सुटेबल होगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट जो फैक्टर है जो बताता है आपको कि कौन सा आपको चूज करना चाहिए वो है आपका कैपिटल कंसिडरेशन। ये हमें भी पता है, अगर आपके पास कम पैसा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप करिए, ठीक है। शेयर करके थोड़ा सा और ला सकते हैं तो पार्टनरशिप करिए, और बहुत ज़्यादा अमाउंट है कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं तो आप कंपनी को चूज करिए एज योर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इफ स्केल ऑफ ऑपरेशन इज लार्ज, कंपनी फॉर्म में बी सुटेबल, वेयर एज मीडियम एंड स्मॉल साइज बिजनेस के लिए आपका पार्टनरशिप और प्रोपराइटर क्या होगा, बेस्ट होगा। तो ये कुछ थे फैक्टर जो आपको बताते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा, और एक ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं इसको। तो गाइज एक ब्रीफ ले लेते हैं इस टेबल के थ्रू जो कि मुझे काफ़ी सही लगी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फैक्टर्स हैं कि एक शॉर्ट में कि फैक्टर्स क्या है, एडवांटेज कौन सा हो सकता है और लीस्ट एडवांटेज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर कैपिटल की अवेलेबिलिटी आपके पास ज़्यादा है तो आपके लिए कंपनी ज़्यादा एडवांटेजेस होगी इज एज कम्पेयर टू योर सोल प्रोप्राइटरशिप। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको लग रहा है कि आपको कम चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ जाइए, और वरना कंपनी। ईज ऑफ फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर होगा, और कंपनी में आपको पता है रजिस्ट्रेशन लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत है तो बेटर नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अगर आप करना चाहते हैं तो कंपनी आप प्रेफर कर सकते हैं कि उसमें है, लेकिन एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी में नहीं होता, सिर्फ पब्लिक कंपनी में ही अपने जो भी शेयर है वो बेच सकते हैं। पार्टनरशिप लेस एडवांटेजेस होगा क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। मैनेजरियल स्किल के कंपैरिजन में देखें कि अगर आपको स्किल्स चाहिए मैनेजमेंट के लिए अलग अलग, आप एक्सपर्ट हायर करना चाहते हैं तो कंपनी बेटर है, और नहीं है आपके पास इतना वो तो आप सोल ट्रेडरशिप के थ्रू कर सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज रेगुलेशन अगर आप चाहते कम हो तो सोल ट्रेडरशिप बेटर है, वरना कंपनी। फ्लेक्सिबिलिटी कि जब बनाए आपने बढ़ा दिया बिजनेस, घटा दिया बिजनेस, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। और लेस एडवांटेजेस है इस केस में कंपनी, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता आपको ये। कंटिन्यूटी क्या है, अगर आप चाहते हैं चलता रहे बिजनेस लंबे समय तक, किसी की डेथ इंसॉल्वेंसीज इफेक्ट ना हो तो ये कंपनी आप जा सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूटी ना हो, ठीक है, तो ये मतलब कंटिन्यूटी के लिए केस में लेस एडवांटेजेस आपका सोल प्रोप्राइटरशिप ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, ये डिपेंड करता है ओनर के ऊपर ही पूरा, ठीक है। लाइबिलिटी अगर आप चाहते हैं कि लिमिटेड हो तो कंपनी आपके लिए बेटर रहेगा, अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपके पास लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो। तो ये था कुछ ब्रीफ। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ गाइस, अब हम देख रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि था आपका साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, फॉर्म चूज कर लिया कि पार्टनरशिप करेंगे, सोल ट्रेडर करेंगे, जो भी है, फिर आता है एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट कि बिजनेस यूनिट का साइज क्या होना चाहिए, मतलब कितना बड़ा बिजनेस हम लोग को ओपन करना चाहिए, स्मॉल स्केल पे रन करें, लार्ज स्केल पे रन करें, ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा यूनिट का साइज क्या चूज करना चाहिए, ठीक है। और साइज जो भी बिजनेस यूनिट का है उसका इम्पैक्ट पड़ता है पूरी तरीके से कंपनी की एबिलिटी टू कॉम्पिटिट पे। अगर आपको लगता है आपके पास बहुत सारा रिसोर्स है, बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और आप लगा सकते हैं पैसा, कंपटीशन से आप अच्छी तरीके से बीट कर सकते हैं कंपटीशन को, तो आप लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस को प्रेफर कर सकते हैं, लार्ज यूनिट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं है तो आप स्मॉलर यूनिट को प्रेफर कर सकते हैं। दे फर्दर मोर दे प्रॉफिट फ्रॉम लार्ज स्केल विच आर नॉट एविडेंट इन स्मॉल बिजनेस। और जो लार्ज स्केल से आपको प्रॉफिट मिलता है ऑफकोर्स वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल, ठीक है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम मीनिंग पे कि साइज ऑफ बिजनेस यूनिट क्या होता है। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इंडिकेट द साइज ऑफ बिजनेस फर्म। सिंपल है कि साइज ऑफ बिजनेस यूनिट मतलब कि बिजनेस फर्म का क्या साइज है। इट रिफर्स टू द साइज और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस टर्न आउट बाय सिंगल बिजनेस। मतलब कि एक जो बिजनेस है उसका क्या वॉल्यूम है, मतलब कितने अमाउंट में वो रन होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि कोई बिजनेस है जो छोटा मोटा है, कोई बिजनेस है जो बहुत ही बड़ी फैक्ट्री खुली हुई है, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उससे हम बताते हैं कि बिजनेस यूनिट का साइज क्या है। द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज क्रूशियल टू एनालाइज सिंस इट हैज सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द फर्म एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और साइज ऑफ बिजनेस यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, क्योंकि इससे आपका जो फर्म की एफिशिएंसी है या प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर असर पड़ता है। आपका बिजनेस यूनिट का साइज लार्ज है तो आप लार्जर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। मॉडरेट है तो उसकी कंपैरेटिवली कम, और स्मॉल है तो और कम, ठीक है।
तो अब हम देखने वाले हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है आपका सम ऑफ द पॉपुलर मेजर टू यूज टू जज द बिजनेस यूनिट साइज। कि आप कैसे जज करेंगे कि जो भी एक बिजनेस है उसका साइज जो है वो कितना है। ठीक है, तो पहला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे आप सब एक आइडिया लगा सकते हैं कि बिजनेस यूनिट का साइज बड़ा है, छोटा है, या मतलब कि लार्ज है, स्मॉल है या मीडियम है। हाउ मैनी पीपल द कंपनी एम्प्लॉयज, लार्ज कंपनी यूज मोर वर्कर देन स्मॉल कंपनी। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने। अगर आपको लग रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो बिजनेस जो है, यूनिट का जो साइज है उसका, वो बड़ा है एज कम्पेयर टू स्मॉल जहाँ पे कम लोग एम्प्लॉयड हैं। अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल पावर कंज्यूम, कितना वो रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, कितना वो पावर कंज्यूम करते हैं, वो भी डिटरमाइन करता है। अगर आपको लगता है वो ज़्यादा रॉ मटेरियल लेते हैं, जिसका मतलब वो बल्क में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर उनके अंदर ज़्यादा लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें, तो इसका मतलब वो लार्ज स्केल में ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कितना गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें तो हम बोलेंगे वो लार्ज स्केल बिजनेस है, और कम कर रहे हैं तो वो स्मॉल स्केल बिजनेस है या मीडियम। देन वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितना जो उनका गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, मॉनेटरी वैल्यू क्या है, कितने प्राइस के हैं वो, तो उसके बेसिस पे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि साइज ऑफ बिजनेस यूनिट ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है इनकी गुड एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू वो बहुत ज़्यादा है तो वो लार्ज स्केल है, कम है तो स्मॉल स्केल। रेवेन्यू के बेसिस पे अगर वो ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं अपने गुड एंड सर्विसेज को बेच के, इसका मतलब वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर रहे होंगे, उनका सेल्स वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा और इसीलिए उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो ये जो बिजनेस यूनिट का साइज है वो क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर नहीं है तो वो छोटा होगा। तो ये था बेसिकली कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि बिजनेस यूनिट का साइज बड़ा है या छोटा है। तो इन सब चीज़ों से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट साइज। कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एक बिजनेस यूनिट के साइज को। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो आप लोग का एक एग्जाम है तो आप लोग को मतलब ये हो रहा होगा कि ऐसे टॉपिक्स हम कवर करें जिसके थ्रू हमारा मेजर जो चीज़ें वो कवर हो जाए। और साइज ऑफ बिजनेस यूनिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स वाई आई एम कवरिंग दिस। और भी कोई सजेशन है तो आप उसको ज़रूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एंटरप्रेन्योर स्किल। कि एंटरप्रेन्योर स्किल जो है वो बताता है कि आपका बिजनेस यूनिट का साइज वो अफेक्ट करता है। मतलब आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ का जो जो एंटरप्रेन्योर है उसकी स्किल अगर आपको लग रहा है ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप स्मॉल स्केल प्रेफर कर सकते हैं। तो ये अफेक्ट करता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इज एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस, initiative and resourcefulness. Everything is dependent on his ability and judgment. An exceptional entrepreneur will be able to obtain the necessary financing. मतलब कि जो भी ओनर है या जो भी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने आइडिया लाया है, जिसको वर्क कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में, अगर वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी है, वो जजमेंट ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, तो ये होगा कि वो ज़्यादा पैसा ला सकता है, वो हायर कर सकता है जो भी लेबर फोर्स है, और अच्छा कॉपरेशन कर सकता है, उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा सकता है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो हम ये कहेंगे कि जो बिजनेस यूनिट का साइज है तो वो हमारा बड़ा होता जाएगा, वो एक लार्ज स्केल पे रन हो पाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एंटरप्रेन्योर स्किल जो है वो इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है, स्किल्ड है, तो वो मॉडस्ट साइज पे हो सकता है। और अगर मैन के पास लिमिटेड एंटरप्रेन्योर स्किल है तो वो लिटिल बिजनेस ही रन करेगा। तो एंटरप्रेन्योर स्किल जो है वो अफेक्ट करती है आपके बिजनेस यूनिट के साइज को। अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, आप एक्सेप्शनल लेवल पे वर्क कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे रन होगा। अगर नहीं है तो स्मॉल स्केल पे। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, ये भी आपका बिजनेस यूनिट का साइज को करता है अफेक्ट। अगर आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पे डील करते हैं, मतलब एक ही जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फर्म का साइज स्मॉल होगा, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। लाइक अगर आप एक ही टाइप का मान लो पेन प्रोड्यूस करते हो, बस एक ही कंपनी का बस पेन ही प्रोड्यूस करते हो, तो आपके लिए स्मॉल चल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट करते हो कि आप पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, बॉक्स सब कुछ प्रोड्यूस करते हो, आपके जो बिजनेस यूनिट का साइज होगा वो बिग होगा। तो ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है आपके बिजनेस यूनिट के साइज को। तो ये फैक्टर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इज नेचर एंड प्रोडक्टिव मशीनरी। कि जो भी आपका बिजनेस है उसकी नेचर क्या है, या जो मशीनरी है उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी डिटरमाइन करता है। अगर आप लार्ज स्केल मशीनरी, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी मशीनरी आप यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे कि स्टील मेकिंग और शिप बिल्डिंग वाले जो
बिजनेसेस हैं जो बड़ी बड़ी स्टील जो स्टील बनाते हैं या शिप बिल्डिंग बनाते हैं या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहाँ का जो हम देखें बिजनेस यूनिट का साइज होगा वो लार्ज होगा। लेकिन अगर आप ऐसी मशीनरी यूज़ करते हो जो स्मॉल है, सिंपल है, तो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट जो होगा वो आपका स्मॉलर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर ब्रेड बना रहे हो और मेकिंग ऑफ बॉल पेन्स, तो यहाँ पे आपको मशीनरी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए होंगी, सिंपल मशीनरी छोटी मशीन से काम चल जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस केस में आपके जो बिजनेस यूनिट का साइज होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, स्मॉल होगा या मॉडरेट होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। देन है आपका मैनेजरियल एबिलिटी, जैसे एंटरप्रेन्योर एबिलिटी अफेक्ट करता है कि आपका जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर कितनी स्किल है, वो किस लेवल तक वर्क कर सकता है कि बिजनेस उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो उसके अंदर बहुत पोटेंशियल तो वो लार्ज स्केल पे रन कर पाएगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से मैनेजर एबिलिटी है कि जो डेली की एक्टिविटीज होती है ना बिजनेस के लिए, उसके लिए हम मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। अगर फर्म इतना लकी है कि उसके पास ऐसा मैनेजर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, तो फर्म का जो साइज है वो ग्रो होता जाएगा। अगर स्मॉल से स्टार्ट किया है तो वो बड़े लेवल तक लेके एक बड़ा खड़ा कर देगा, लेकिन अगर नहीं है तो स्मॉल साइज ही को वो मैनेज कर पाएगा और वही उसका बेटर रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने कितनी कैपिटल लगाई है ये भी डिटरमाइन करता है कि आपके बिजनेस का साइज क्या होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एम्पल फंड्स अवेलेबल है, मतलब बहुत सारा पैसा है, तो इट विल हेल्प द एंटरप्रेन्योर टू मेक हिज बिजनेस ग्रो टू बिग साइज। तो ये हेल्प करेगा कि बिजनेसमैन को कि वो अपना बिजनेस को बड़े साइज तक ग्रो करे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इतना पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपका जो बिजनेस होगा वो ग्रो नहीं करेगा, वो स्मॉल स्केल पे ही रहेगा या मीडियम स्केल तक ही जा पाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा लगाया है, कितनी कैपिटल आप एम्प्लॉयड कर पा रहे हैं, उस पर भी बिजनेस यूनिट के साइज पे मतलब पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइज ऑफ मार्केट, की जो मार्केट है जिसमें आप कर रहे हो प्रोडक्शन, जहाँ पे आप डील कर रहे हो, बेच रहे हो, वो कैसी है। अगर आपको लग रहा है आपके जो साइज ऑफ मार्केट है जहाँ पे आप प्रोडक्ट बेचते हो वो लार्ज है, तो बिजनेस यूनिट का साइज भी बड़ा होगा, और नहीं है तो नहीं, क्योंकि अगर मार्केट का साइज बड़ा इसका मतलब कि आप ज़्यादा अमाउंट पे जो है गुड्स प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, ताकि आप मार्केट को सेटिस्फाई कर पाओ, वहाँ के कंज्यूमर की डिमांड को पूरा कर पाओ, तो ऑफकोर्स आप लार्ज स्केल पे वर्क करोगे। लेकिन अगर नहीं होगा तो आप स्मॉल स्केल पे वर्क करोगे। लास्ट इज योर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कि लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है और ज़्यादा लेबर बड़े हैं आपके पास, तो आप लार्ज स्केल सोच पाओगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है लेबर ही नहीं अवेलेबल है, लोग ही नहीं है, एम्प्लॉयज ही नहीं है, तो आप लार्ज स्केल पे बड़ा बिजनेस खड़ा करके भी क्या उखाड़ लोगे। लेबर तो आपको चाहिए ही होगा ना, ताकि आप अपना बिजनेस को रन कर पाओ। वरना तो अगर नहीं है लेबर, जो एम्प्लॉयज हैं जो काम करेंगे, नहीं है एफिशिएंट और स्केलेबल, तो आप स्मॉल स्केल पे ही रन कर पाओगे। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो आपके एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं कि आपका जो बिजनेस होगा उसका साइज स्मॉल स्केल होगा, लार्ज स्केल होगा या मीडियम स्केल होगा। तो हमने काफी फैक्टर्स जो है यहाँ कवर अप किया, एटलीस्ट 7 फैक्टर। सो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और स्टिल कोई भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। ओके, सो थैंक यू।